हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, वैसे तो स्टॉक मार्केट में कई सेक्टर्स हैं और कई इंडस्ट्रीज हैं, पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सारे सेक्टर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम आ सकते हैं। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से दो प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करने चाहिए और क्यों। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सारे सेक्टर्स के स्पेसिफिक स्टॉक्स की एक एक करके डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So without taking any more of your time, let's get started. तो पहला स्टॉक मार्केट सेक्टर जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। बीएफएसआई सेक्टर को मैं देश की धड़कन मानता हूं, देश की नब्ज मानता हूं। जब तक बीएफएसआई सेक्टर हेल्दी है, स्ट्रांग है, रोबस्ट है, तब तक देश की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर देश में क्रेडिट फ्लो रुक जाएगा, अगर क्रेडिट फ्लो वीक रहेगा तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रुक जाएगी, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। इसलिए बीएफएसआई सेक्टर का एक कंटिन्यूअस हेल्दी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है देश की जीडीपी की ग्रोथ, देश की रियल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। देश की ग्रोथ को स्ट्रांग और रोबस्ट रखने में बीएफएसआई सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पे ऑल टाइम चार्ट देखते हैं कि बीएफएसआई सेक्टर की ऑल टाइम परफॉर्मेंस क्या रही है। यहाँ पे करीबन 10 साल का ग्राफ है, 2011 से लेके अभी तक का। तो 10 साल में आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। हाँ, हालांकि इसमें बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बीच में माइनर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म आप जब इसकी ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो आपको ये पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता हुआ दिखेगा। आप इसकी ऑल टाइम चार्ट को देख लें तो आपको ये हमेशा हेल्दी ग्रोथ दिखाता रहेगा। इसलिए मुझे ये बहुत ही एवरग्रीन, बहुत ही एवर ग्रोइंग सेक्टर लगता है। इसलिए बीएफएसआई सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। यू शुड नॉट अवॉइड बीएफएसआई सेक्टर व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसा मैंने पहले की भी एक वीडियो में कहा था, इफ यू बिलीव इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी यू हैव टू बिलीव इन बीएफएसआई सेक्टर्स ग्रोथ स्टोरी एज वेल। हमारा दूसरा ऐसा ही बहुत ही सिमिलर सेक्टर है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। आपको टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह जो हमारे पॉपुलर नेम्स हैं उसके बारे में पता ही होगा। तो इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि जब ऑल टाइम चार्ट पे हम देखेंगे तो इसकी भी ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट रहती है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन हाउ द इकोनॉमी एंड द डिमांड फॉर आईटी इज डूइंग, बट ओवरऑल आप अगर ट्रेंड देखें तो ये काफी पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च में इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या शानदार रिकवरी इसने दिखाई है, अपनी ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है। तो आईटी टेक्नोलॉजी एक ऐसी सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। ये भी एक एवरग्रीन सेक्टर रहेगा। स्पेशली इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, वन ऑफ द वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आईटी सेक्टर्स है। हम वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज, बहुत लीडिंग कंपनीज को आईटी सपोर्ट देते हैं। हमारी जो आईटी फर्म्स हैं वो वर्ल्ड क्लास फर्म्स हैं। और हम जो प्रेजेंट टाइम्स में जी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि कोविड के चलते लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रिमोट वर्किंग का कल्चर डेवलप हो रहा है, तो ऐसे सारे एनवायरमेंट में आईटी का और भी स्ट्रांग होना, और भी रोबस्ट होना जाहिर सी बात है। तो उस नजर से अगर देखें तो आईटी भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये तो समझ लीजिए कि इतने एसेंशियल आइटम्स हैं, मतलब इनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमारा सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं है एफएमसीजी सेक्टर के बिना। हमारी जो डेली एसेंशियल नीड्स की जो आइटम्स होती हैं वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि उतनी गिरावट भी नहीं आती है। एक समझ लीजिए कि स्लो कंपाउंडर, कंसिस्टेंट कंपाउंडर, टर्टल कंपाउंडर, आप जो भी नाम देना चाहें उस हिसाब से आप दे सकते हैं। इसकी हमेशा ग्रोथ इंटैक्ट रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि एफएमसीजी को जो सारे स्टॉक्स हैं उनकी पी वैल्यूएशन बहुत हाई होती है। पी वैल्यूएशन मार्केट तभी देती है जब उन सारे स्टॉक्स में सर्टेनिटी दिखती है, उनकी ग्रोथ में एक सर्टेनिटी होती है, एक ग्रोथ मॉडल उनका इंटैक्ट होता है हमेशा के लिए। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स चूंकि हमारे एसेंशियल आइटम्स होते हैं, डेली यूज के आइटम्स होते हैं, तो इसकी डिमांड कभी भी, कितनी भी कुछ भी समस्या आ जाए, बट हम खाना तो नहीं छोड़ देंगे, हम नहाना नहीं छोड़ देंगे,
हम ब्रश करना नहीं छोड़ देंगे। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। हाँ, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आपको बहुत हाई फ्लाइंग ग्रोथ नहीं देंगे, लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देंगे। आप समझ लीजिए कि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसकी एक बैकबोन बन सकते हैं। स्पेशली इन टाइम्स ऑफ फियर, इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, एफएमसीजी स्टॉक्स काफी अच्छा करते हैं, काफी रेजिलियंट होते हैं। तो एफएमसीजी भी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है। अब हमने बात की थी बीएफएसआई सेक्टर की, तो पीएसयू बैंक्स भी ऑब्वियसली बीएफएसआई का ही पार्ट है। बैंक्स, एनबीएफसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बीएफएसआई के अम्ब्रेला टर्म के अंदर आती हैं। पीएसयू बैंक्स भी उसी के अंदर आते हैं। लेकिन पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि मेरा ऐसा ओपिनियन है पर्सनली कि पीएसयू बैंक्स की जो मोटिवेशन होती है सोसाइटी को बेनिफिट करना, या गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, जो सब्सिडीज हैं, उन मासेस तक पहुंचाना, उनको हर एक आदमी के पास पहुंचाना, उनकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो प्रॉफिट बनाना नहीं होती है। तो वो सोशल कॉज से तो बहुत अच्छी बात है, सोशल कॉज से पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे हैं उस तरीके से। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मुझे पीएसयू बैंक्स में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती है। और आप ऑल टाइम चार्ट यहाँ पे करीबन 10-11 साल का हम चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं इतने सालों में भी इसकी ग्रोथ कितनी साइक्लिकल रहती है, रेंज बाउंड रहती है। थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो कभी भी, आप प्राइवेट बैंक्स की जब बात करेंगे या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स की बात करेंगे, स्पेशली प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स या जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स, तो इन सभी की जब आप ओवरऑल बीएफएसआई सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो इसकी ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं रहती है, हमेशा एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नहीं रहती है। तो इसलिए मुझे पीएसयू बैंक्स इन्वेस्टिंग के हिसाब से कुछ खास पसंद नहीं आते। ऑटो ऑटो को आप देखें कि पिछले करीबन 8-9 सालों में कितना अच्छा ग्रोथ इसने दिखाया था, काफी अपवर्ड ट्रेंडिंग इसकी ट्रेजेक्टरी थी, आप देख सकते हैं। लेकिन 2017 के मिड और 2018, तो 2017-18 से जो इसमें डाउनटर्न आई है, तो आप देख सकते हैं कि काफी चैलेंजेस से इसको गुजरना पड़ा है। BS4 से BS6 के नॉर्म्स आए, इकोनॉमी में डाउनटर्न थी तो डिमांड अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए जिसके कारण कि ऑटो इंडस्ट्री को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप देख सकते हैं कोविड में जो इतनी गिरावट आई है उसके बाद कितनी स्मार्ट रिकवरी दी है, कितनी अच्छी रिकवरी आई है, क्योंकि लोग बात करने लगे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की यूज अब कम हो जाएगी, लोग पर्सनल मोबिलिटी को प्रेफर करेंगे, लोग अपनी बाइक्स यूज करेंगे या अपने कार्स में ट्रैवल करना पसंद करेंगे कुछ महीनों कुछ सालों के लिए भी शायद। तो इसके कारण इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। साथ ही साथ ये जो BS4 से BS6 का ट्रांजिशन था, नाउ इट इज बिहाइंड द ऑटो इंडस्ट्री। तो इस ट्रांजिशन के अब आगे निकल चुकी है इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके अब BS6 सारे व्हीकल्स हो जाएंगे, तो इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। तो इसमें मुझे लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री में भी आपको ऑल आउट एक इंडेक्स के तौर पे ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। जो लो डेट कंपनीज हैं या अच्छी कंपनीज हैं, जिनकी मार्केट शेयर अच्छी है, जिनके प्रोडक्ट्स आपको पसंद आते हैं और आपको लगता है कि दूसरों को भी पसंद आते हैं, तो वैसी कंपनीज में स्पेशली आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, जिनकी लिक्विडिटी रेशियोज हैं, जिनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की जो रेशियोज हैं वो अच्छी हैं। तो ऑटो सेक्टर में मेरा ओवरऑल ओपिनियन है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं। फार्मा में भी मेरा सेम ही कहना है। फार्मा भी कमो बेस्ड एक साइक्लिकल सेक्टर है। 2015 तक आप देखें कि 2014 के मिड तक, 2015 के स्टार्ट के आसपास तक इसमें काफी अच्छा ग्रोथ रहा था। स्पेशली इंडिया की जो जेनेरिक ड्रग बनाने वाली कंपनीज है जैसे सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा वगैरह, सिप्ला, ल्यूपिन, अब सब, तो ये सारी जो है जेनेरिक ड्रग्स बनाती हैं। जो यूएस में पेटेंटेड ड्रग्स होती हैं उनकी जो जेनेरिक वर्जन्स होती हैं वो बनाती हैं। तो 2015 तक तो बहुत ही शानदार इसने ग्रोथ दिखाया था, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि क्या डाउनटर्न आई। लेकिन कोविड के इस ड्रास्टिक फॉल के बाद क्या शानदार रिकवरी इसमें आई है। ऑब्वियसली अब जब हम बीमारी से लड़ रहे हैं और हेल्थ कंसर्न हमेशा से बना रह रहा है हमारे आसपास, तो उसमें फार्मा कंपनीज को अच्छा करना ही है। तो सेंटिमेंट्स भी ऐसे डेवलप हो गए हैं कि इवन इफ फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग सम ऑफ द स्टॉक प्राइस रन्स, इवन देन फार्मा कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि फार्मा में भी आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। हालांकि फार्मा भी आप मान सकते हैं कि एसेंशियल प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड कमोबेश एक ही लेवल पे रहती है और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी ही रहेगी। तो ये भी एक काफी रेजिलियंट सेक्टर है, इसको भी काफी डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। जैसे एफएमसीजी एक डिफेंसिव सेक्टर है, वैसे ही फार्मा को भी एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। तो इन टाइम्स ऑफ कैलामिटी, इन टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट टर्बुलेंस, फार्मा, एफएमसीजी वगैरह अच्छा करते हैं, ये आपने देखा होगा। तो फार्मा भी अच्छा सेक्टर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज एन इंडेक्स इन्वेस्ट करना मुझे उतना पसंद नहीं है फार्मा में, लेकिन
आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप अप्रोच रखें तो लॉन्ग टर्म में कुछ स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो ये सारे जो यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स हो गए वो व्हाइट गुड्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हो गए वो व्हाइट गुड्स सेक्टर को केटर करते हैं। फिर रिटेल, जैसे टाइटन हो गया, एवेन्यू सुपरमार्ट्स हो गया, फिर रिलायंस रिटेल हो गया। तो ये सारे रिटेल प्लेयर्स हैं, ये आपकी जो रिटेल कंजम्पशन है उसको केटर करते हैं। फिर डेली एसेंशियल के भी प्रोडक्ट्स, इसमें एफएमसीजी के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इस सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये सेक्टर एक काइंड ऑफ एक मिक्स है बहुत सारी चीजों का, और इसकी भी डिमांड आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। इसको कंज्यूमर ड्यूरेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा स्लंप नहीं करती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट इन द लॉन्ग रन इसकी जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, और आपको अच्छे रिटर्न्स बना के इसके स्टॉक्स दे सकते हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह कंजम्पशन भी आ जाता है, बहुत ही सिमिलर हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंजम्पशन, बट इसमें कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि ऑटो, जैसे कि होटल्स, एविएशन, टेलीकॉम। तो ये सारी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो सारी की सारी कंजम्पशन सेक्टर में आ जाएंगी। तो चूंकि ये एक मिक्स है ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, तो इसकी जो बिहेवियर है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इज अ मिक्स ऑफ सेवरल डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ पे एफएमसीजी की जब बात करें तो उसकी कंसिस्टेंटली अपवर्ड ट्रेंडिंग रहेगी, तो इसकी भी थोड़ी बहुत अपवर्ड ट्रेंडिंग है। बट इसमें एविएशन भी है, तो एविएशन आपको पता है कि कोविड में क्या उसको मार पड़ी है। टेलीकॉम भी है जो कि एक साइक्लिकल सेक्टर है। तो इसकी जो बिहेवियर आप देख सकते हैं कि थोड़ी अपवर्ड ही है, लेकिन करीबन 2017 के मिड से या 2018 के स्टार्ट से ये करीब फ्लैट सा ही रहा है। इसकी ग्रोथ, अपवर्ड ट्रेंडिंग ग्रोथ इसकी नहीं रही है। तो इस सेक्टर के लिए भी मेरा यही ओपिनियन है कि इसमें भी आप स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं और आप सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। इन सारे सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इफ यू वांट टू प्ले ऑन द कंजम्पशन थीम। तो इसमें से आप कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट, फॉर विच यू सी कंसिस्टेंट स्टेबल ग्रोथ एंड अर्निंग्स पोटेंशियल। तो आप उन सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द होल इंडेक्स ऑफ कंजम्पशन स्टॉक्स। टेलीकॉम की जैसे हमने हल्की सी बात भी करी, ये मुझे बड़ा ही साइक्लिकल सेक्टर लगता है, प्लस ये बहुत ही हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। इसके जो प्लेयर्स हैं, जैसे इंडिया में 2-3 प्लेयर्स हैं, वोडाफोन आइडिया हो गया, रिलायंस जियो और फिर भारती एयरटेल। तो ये जो सारे 3-4 प्लेयर्स हैं उनमें कंपटीशन एक तो बहुत ज्यादा है। इसमें जो सब्सक्राइबर की जो लॉयल्टी होती है वो बहुत हाई नहीं होती है, अनलेस आपकी ऐसी कोई जगह पे घर है या ऑफिस है जहां पे कि किसी एक खास प्लेयर का ही रिसेप्शन आता है, उसकी ही नेटवर्क आती है, तो ही आप लॉयल रहोगे टू अ सर्टेन नेटवर्क। अदरवाइज आपको जहां भी अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, अच्छी डेटा पैक मिलती है, अच्छी नेटवर्क मिलती है, आप उस पर शिफ्ट हो जाते हो, एंड द पोर्टेबिलिटी इज वेरी इजी टू डू। तो एज अ कंज्यूमर तो बहुत अच्छा है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको सस्ते से सस्ते में अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, अच्छी आपको सर्विस मिल सकती है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको थोड़ी परेशानी है क्योंकि कस्टमर की कोई लॉयल्टी ही नहीं है, तो कंपनी की कोई एक मोट नहीं है, कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। कंज्यूमर्स कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू द नेक्स्ट प्रोवाइडर इन अ मैटर ऑफ अ डे। तो कोई लॉयल्टी नहीं है, और इसकी जो अर्निंग्स की जो पोटेंशियल है वो तो स्टेबल है, क्योंकि आप हम डेटा यूज करना बंद नहीं कर देंगे या टेलीफोन रखना बंद नहीं कर देंगे, वो तो एक एसेंशियल यूटिलिटी है। लेकिन इसमें अर्निंग्स की ग्रोथ की, अगर इसमें 10% की ग्रोथ अभी दिख रही है तो अगले साल 20% की ग्रोथ हो जाएगी, ऐसी ग्रोथ दिखनी मुश्किल है। और उसके कारण ये है कि कंपटीशन बहुत है और प्लस रेगुलेशन बहुत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी इन प्लेयर्स को, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनको, अपनी प्राइस को एस्ट्रोनॉमिकली हाई नहीं होने देगी। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई है वो हमेशा रेगुलेटेड रखती है इस सेक्टर को। तो तमाम तरह के कंपटीशन और रेगुलेशन के कारण मुझे टेलीकॉम एक साइक्लिकल सेक्टर लगता है, और ग्रोथ की चांसेस इसमें अनप्रिडिक्टेबल लगती है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ग्रोथ नहीं होगी या भारतीय एयरटेल में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, हो सकता है। और खासकर जैसे हम देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे डेटा का यूसेज बढ़ता जा रहा है, तो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है आरपू, वो आरपू बढ़ सकता है हर कंपनी के लिए। लेकिन अब वो कितना बढ़ेगा, कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, कितने साल तक बढ़ेगा, फिर कुछ दिन कुछ साल तक बढ़ के फिर से स्टेबल हो जाएगा और फिर एक प्लेटू कर जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके कारण एक अनसर्टेनिटी रहती है। इसलिए मुझे टेलीकॉम सेक्टर एज एन इंडेक्स, एज अ सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पसंद नहीं आता है। मेटल्स के साथ भी वही बात है, आप देख सकते हैं कितना रेंज बाउंड रहता है, बहुत ही साइक्लिकल सेक्टर है। जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो इसमें बूम आता है, और फिर जब डाउनटर्न शुरू हो जाता है तो ये नीचे नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये बड़ा ही साइक्लिकल है, तो इसलिए मुझे मेटल्स, कमोडिटीज वगैरह पसंद नहीं आते।
तो हमने कमोडिटीज की बात ऑलरेडी थोड़ी सी कर ली, तो इसमें और भी कुछ सेक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि सीमेंट, पावर, ऑयल, एग्रोकेमिकल्स वगैरह। इसमें कुछ अच्छे प्लेयर्स आप सीमेंट, इंफ्रा वगैरह में देख सकते हो। पावर में एनटीपीसी ठीक ठाक सा स्टॉक है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एज अ सेक्टर, एज एन इंडेक्स, तो मुझे मेटल्स भी कुछ खास पसंद नहीं आते और कमोडिटीज भी कुछ खास पसंद नहीं आती। और आप देख सकते हैं इसके 10 ईयर के चार्ट पे ये ऑलमोस्ट साइक्लिकल सही है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। यूटिलिटीज के साथ भी वही बात है, क्योंकि इसमें एक मिक्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स है। एनर्जी भी आ जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसे डिस्कॉम्स कहते हैं, फिर गैस। तो इसकी भी ग्रोथ काफी अनप्रिडिक्टेबल सी रहती है। जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो इसके स्टॉक्स और ये इंडेक्स वगैरह सब ऊपर जाते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी में डाउनटर्न आती है या फिर एक स्लगिशनेस आती है तो ये यूटिलिटीज भी अंडर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। रियलिटी, तो रियल एस्टेट आप देख सकते हैं कि हमारे 5-6 सालों में कुछ खास रियल एस्टेट में ग्रोथ दिखी नहीं है इंडिया में। जो प्राइसेस 2014-15 के आसपास थी, अभी भी रियल एस्टेट की प्राइसेस अराउंड उसी के आसपास होवर कर रही हैं। तो आप इस इंडेक्स में भी उस चीज को देख सकते हैं कि जो जिस लेवल पे 2014 में ये इंडेक्स था, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे अभी भी है। तो आपको ये 10 साल का चार्ट देख के ये इंस्पिरेशन मिलती है कि एज एन इंडेक्स आप रियलिटी में इन्वेस्ट करें, तो वो मैं आप पे डिसीजन छोड़ देता हूँ। इसमें भी कुछ एक दो प्लेयर्स हैं जो अच्छे हैं और उनमें आप थोड़ी बहुत एक्सपोजर ले सकते हो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हो, बट दिस शुड नॉट फॉर्म द बैकबोन, द कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो इन माय ओपिनियन। ऑयल एंड गैस के साथ भी वही बात है, और एक्चुअली ऑयल एंड गैस में एक्चुअली बहुत सारे पीएसयूज आ जाते हैं। तो आपको डिविडेंड के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कुछ स्टॉक्स जैसे कि ओएनजीसी, गेल, उन पे नजर रख सकते हैं, बट एज एन इंडेक्स, एज ए सेक्टर, मुझे ऑयल एंड गैस भी बहुत इंस्पायर नहीं करता फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। इंफ्रा में बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें सीमेंट भी है, एविएशन है, ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल गुड्स में से कि एलएनटी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स दोनों में ही काउंट होता है। तो इसकी भी जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कि कैसी रेंज बाउंड रहती है। ऊपर जाता है, फिर कुछ साल नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ी देर नीचे। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल के चार्ट पे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं लगता है फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैंने बात भी करी कि बहुत सारे सेक्टर्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर अपनी पूरी तरह से खराब है। ऑब्वियसली उनकी उसकी एक जगह है, उसकी यूटिलिटी है। उस सेक्टर के बिना भारत नहीं चल सकता, उस सेक्टर के ग्रोथ के बिना इंडिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मुझे लगता है कि आपको ऐसे सेक्टर्स के साथ स्टिक करना चाहिए जिनकी ग्रोथ में आपको कोई शक ना हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो, और जिसकी अर्निंग्स की पोटेंशियल तो दिख ही रही हो, साथ ही साथ अर्निंग्स की ग्रोथ की भी पोटेंशियल आपको दिख रही हो। जैसे हमने टेलीकॉम सेक्टर की बात की, अर्निंग्स की तो विजिबिलिटी है, ये पता है कि हमेशा उनको अर्निंग्स आती रहेंगी, क्योंकि हम टेलीफोन यूज करना और डेटा कंज्यूम करना बंद नहीं कर देंगे। तो अर्निंग्स तो आती रहेंगी, बट अर्निंग्स में ग्रोथ कितनी होगी, किस कंपाउंडिंग से वो ग्रोथ बढ़ेगी, इस पे अनसर्टेनिटी है, बिकॉज ऑफ ऑल द रेगुलेशन एंड कंपटीशन। तो इसलिए वैसे सेक्टर्स जिसमें ग्रोथ की विजिबिलिटी ना हो, उन सेक्टर्स से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए इन माय ओपिनियन। एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी में बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और गैस। और इसमें एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ऑयल एंड गैस और एनर्जी वगैरह की बात करें तो रिलायंस अभी तक एनर्जी में ही काउंट होता है, जबकि रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट हो गया है और बहुत सारे सेक्टर्स में अब रिलायंस जियो का आपको पता ही होगा, रिलायंस रिटेल में है, तो टेलीकॉम में भी है, रिटेल में भी है, तो बहुत सारे सेक्टर्स का एक मिक्स हो गया है रिलायंस। तो रिलायंस की ग्रोथ चूंकि पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छी रही है, तो ये सेक्टर आपको अच्छा ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है बहुत। ये करीब 2010 के स्टार्ट से 2016 तक ये सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, ये इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो क्या आप 6-7 साल के फ्लैट ग्रोथ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं? क्या आपके गोल्स वेट कर सकते हैं 6-7 साल ऑफ नो परफॉर्मेंस एट ऑल? तो अगर आपके अंदर वो एपेटाइट है, अगर आप वेट कर सकते हैं, तो आप कॉल ले सकते हैं ऐसे सेक्टर्स में। बट अदरवाइज मेरा ये मानना रहता है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ऐसे सेक्टर से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। आप स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट द बल्क ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन मोर स्टेबल, मोर एवरग्रीन सेक्टर्स। बहुत सारे थॉट्स हमने एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा एज अ रिटेल इन्वेस्टर फोकस करना चाहिए एवरग्रीन रेजिलियंट सेक्टर्स पे।
अब बीएफएसआई को मैंने पहले ही कहा कि एक एवरग्रीन, एक एसेंशियल सेक्टर में मानता हूं। अगर कंट्री को ग्रो करना है तो बीएफएसआई को ग्रो करना ही होगा। बट बीएफएसआई में आपको एक माइंडफुल रहना पड़ेगा एसेट क्वालिटी और पास्ट लेंडिंग रिकॉर्ड के लिए, कि किसी भी कंपनी की, किसी भी, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी एनबीएफसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पास्ट रिकॉर्ड देखनी पड़ेगी, उसके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा, उसके रिटर्न रेशियोज, उसकी मैनेजमेंट, जो एसेट क्वालिटी है, उसकी एनपीएस है, इन सब सभी चीजों को होलिस्टिकली चेक करके तब आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तब आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं बीएफएसआई सेक्टर में। बीएफएसआई सेक्टर एक हाई बीटा सेक्टर माना जाता है। हाई बीटा का मतलब क्या है? जब आपको वो पॉजिटिव ग्रोथ देगा तो मार्केट से भी बेहतर परफॉर्मेंस करके देगा, मार्केट से भी अच्छी उसकी ग्रोथ रहेगी। लेकिन जब वो गिरेगा तो मार्केट से ज्यादा गिरेगा। तो हम हर संडे को जो रात की वीडियो देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, राइट, स्पेसिफिक स्टॉक्स की, विच आर अवेलेबल एट गुड लेवल्स फॉर दैट वीक। तो उसमें हम हमेशा एक टर्म की बात करते हैं, बीटा, राइट। उसको याद होगा आपको कि जब बीटा 1 से कम होती है तो हम मानते हैं कि वो मार्केट से कम वॉलेटाइल है, और बीटा जब 1 से ज्यादा होती है तो हम मानते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो बीएफएसआई सेक्टर की आपने पहले भी देखी होगी उन सारी वीडियोस में कि बीएफएसआई सेक्टर के जितने भी स्टॉक होते हैं वो यूजुअली उनकी बीटा 1 से ज्यादा होती है। तो वही मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि बीएफएसआई सेक्टर एज अ होल, एज अ सेक्टर, वो हाई बीटा सेक्टर माना जाता है। लेकिन एफएमसीजी, आईटी और कंजम्पशन मुझे लगता है कि बहुत ही एवरग्रीन, बहुत ही स्टेबल और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी डिमांड आसानी से तो कम नहीं होगी। कोई कैलामिटी, कोई कैटास्ट्रोफी आ जाएगी तो अलग बात है, तो फिर हमारे आपके इन्वेस्टमेंट की बात कम होगी, हमारी लाइफ की बात ज्यादा हो जाएगी कि हम सरवाइव कैसे करने वाले। बट अनलेस सम ह्यूज कैटास्ट्रोफी हिट्स अस, तब तक ऐसे सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, आईटी और कंजम्पशन, ये मुझे बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स, सॉलिड रोबस्ट ग्रोथ दिखाने वाले सेक्टर्स लगते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। साइक्लिकल सेक्टर्स, जितने भी हमने साइक्लिकल सेक्टर्स देखे, हमने टेलीकॉम देखा, मेटल्स देखे, कमोडिटीज, यूटिलिटीज, एनर्जी, ये सब सारे जो साइक्लिकल सेक्टर्स देखे, उसमें आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर, आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा दूर रहें। मेरी ऐसी ओपिनियन है। आप एवरग्रीन रेजिलियंट सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करें। आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट उसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और ऐसे सेक्टर्स एज अ होल, आप रियलिटी में इन्वेस्ट करने की जो डिसीजन है, या फिर मेटल्स और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने की जो डिसीजन है, वो फंड मैनेजर्स पे छोड़ दें, वो म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ दें। आपकी म्यूचुअल फंड में तो एसआईपी चल ही रही है, आप म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर ही रहे हो। तो अगर किसी फंड मैनेजर को उन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ की पोटेंशियल दिखती है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर ए मीडियम पीरियड ऑफ, लेट्स से 4, 5, 10 years पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्टिक करो एवरग्रीन रेजिलियंट सेक्टर्स पे, क्योंकि उसमें आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। कोई एंजाइटी नहीं होगी कि यार आज इस सेक्टर में क्या ग्रोथ रहेगी, अगले 2 साल में इसकी क्या ग्रोथ पोटेंशियल मुझे दिख रही है, क्या ग्रोथ आउटलुक है इस सेक्टर के लिए। तो वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब टेंशन आपके लिए फंड मैनेजर्स ले सकते हैं व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो साइकिल की टाइमिंग होती है कि अब कमोडिटीज में अच्छा ग्रोथ आएगा, अब टेलीकॉम में अच्छा ग्रोथ आएगा, अब मेटल्स में अच्छा ग्रोथ आएगा, या ग्रोथ नहीं आएगा, जो ये टाइमिंग की जो डिसीजंस है, ये साइकिल टाइमिंग की जो डिसीजन है, ये आप म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ दो, फंड मैनेजर्स पे छोड़ दो। आप वो डिसीजन प्ले करने की और एंजाइटी अपने सर लेने की कोशिश मत करो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई स्टॉक, जैसे एल एन टी एक अच्छा स्टॉक है, हाँ उसने कुछ सालों से ग्रोथ नहीं दिया, लेकिन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है, एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। तो एल एन टी कहीं जाएगा नहीं, एल एन टी बैंकरप्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी है। बट कब ग्रोथ देगा, ये आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। तो ऐसे सेक्टर्स में ये जो साइकिल टाइमिंग की बात है वो आप म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ दो, ऐसा मेरा प्रेफरेंस रहता है। अब ऐसे सेक्टर्स जो कि क्वाजाई साइक्लिकल हैं, जो हाफ साइक्लिकल हाफ एवरग्रीन टाइप के हैं, जो मिक्स हैं, जैसे कि ऑटो, फार्मा, इसमें हमने देखा कि बहुत साल तक इनमें अच्छी ग्रोथ रही थी, पर पिछले 2, 3, 4 साल से इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं रही है। क्योंकि ऑटो में जैसे हमने बात की कि BS4 टू BS6 ट्रांजिशन था, स्लो ग्रोथ थी, स्लो कंजम्पशन था, स्लगिश ग्रोथ आउटलुक थी, तो ऑटो की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई पिछले 2, 3 सालों में, लेकिन अब अच्छी ग्रोथ दिख रही है। फिर फार्मा में भी वैसे ही है कि हमेशा इनमें रेगुलेटरी एक ओवरहैंग रहता है, क्योंकि जो जेनेरिक ड्रग बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें हमेशा एक FDA का पंगा चलता रहता है कि FDA उनको अलाउ करेगी नहीं करेगी, किसी ड्रग को बैन कर देगी कुछ।
तो ऐसा हमेशा इसमें एक न्यूज आती रहती है कि आज एफडीए ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अलाउ कर दिया, आज एफडीए ने इस ड्रग को मना कर दिया, बैन कर दिया। तो ये जो सारी रेगुलेटरी इश्यूज रहती हैं फार्मा में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री इंडिया की, जैसे ऑटो एंड फार्मा मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि ये क्वाजाई साइक्लिकल मुझे लगते हैं। तो ऐसी सेक्टर जो कि एक मिक्स है बिटवीन एवरग्रीन एंड साइक्लिकल, तो उसमें आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ डेट फ्री कंपनीज हैं या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज हैं जिनकी जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एक ब्रांड रिकॉल का फैक्टर है। तो ऐसी स्टॉक्स में आप नजर बना के रख सकते हैं। जब ब्रॉड इंडेक्स आप इन्वेस्ट ना करें, बट उसमें स्टॉक स्पेसिफिक आप अप्रोच रख सकते हैं। और इन सभी की, जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अगली जो वीडियोस आने वाली हैं, अगली कुछ वीडियोस इन सारे सेक्टर्स के स्पेसिफिक स्टॉक्स, मुझे कौन कौन से मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे, उनके फंडामेंटल्स की थोड़ी ब्रीफली चर्चा करेंगे और उनके चार्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारे सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मुझे स्पेसिफिकली पसंद आते हैं। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए यू शुड डेफिनेटली रिमेन पोस्टेड और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आप बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखनी पसंद आएगी, कौन से स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस आप देखना पसंद करेंगे, और कौन से सेक्टर्स हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी आप डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो उन सारों को आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए फॉर द कमिंग वीडियोस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक्स से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।